हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की डिस्कशन। क्या है पूरी कहानी, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ ऐसी लोकेशंस को जो आपको याद करनी है मैप के हिसाब से, प्लस वील डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, एक है आईनी एयरबेस के बारे में। द आईनी एयरबेस ऑफन मेंशन्ड इन डिस्कशंस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक आउटरीच इन सेंट्रल एशिया is located in which country? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? अब इंडिया की ओवरसीज एयरबेस बहुत प्रचलित है ये। वो कहाँ पर हुआ करती थी, जो कि हालांकि बाद में नहीं यूज में रही, ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इकलौती भारत ने अपने देश के बाहर जो एयरबेस बनाई थी वो सेंट्रल एशिया के एक देश में बनाई थी। आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा देश है। और कमेंट में ये भी बताओ कि क्या कोई और भी है इन्हीं के अलावा जिसका नाम आपने सुना हो। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि इस टॉपिक को आज हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं, विच इज अबाउट साइप्रस। साइप्रस न्यूज में तो बहुत रहता है, तो बताइए साइप्रस इज अ मेंबर ऑफ बोथ ईयू एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। Island of Cyprus has been divided between Greek Cypriot and Turkish Cypriot administration since 1970s. United Nations maintains a peacekeeping force in Cyprus to monitor the buffer zone between the two communities. अब क्योंकि टर्की और साइप्रस के बीच में विवाद है और ये मुद्दा लगातार न्यूज में है कि भाई टर्की और साइप्रस के झगड़े के बीच में भारत क्या रोल प्ले करता है। टर्की पाकिस्तान की साइड ले रहा है तो हम भी टर्की को बोलते हैं भाई सीधे रहो, नहीं तो हम भी साइप्रस की साइड जा सकते हैं। तो हमें थोड़ा पता तो होना कि साइप्रस कहाँ पे लोकेटेड है, क्या उसकी स्टोरी है। तो कमेंट बॉक्स में जरा मुझे इसका उत्तर आप दीजिए कि क्या इसका सही आंसर आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक्स की शुरुआत सबसे पहले सरक्रीक के साथ। सरक्रीक क्या है? सरक्रीक असल में इट्स एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कहां पर लोकेटेड है, तो ये गुजरात के कोस्ट के पास असल में लोकेटेड है। सिंध पाकिस्तान का जो प्रोविंस है वो, और इंडिया में जो कच्छ का रीजन है, उन दोनों के बीच का इलाका है सरक्रीक। अब सरक्रीक को समझने के लिए समझिए सरक्रीक की कहानी क्या है। यानी एक ऐसा इलाका है जहां पर इंडिया फॉलोज अ बेसिक प्रिंसिपल। इंडिया कहता है कि सरक्रीक के बीचों बीच बाउंड्री बननी चाहिए। सरक्रीक क्या, पहले वो देख लो भाई। ये देखो इंडिया का ये बाउंड्री है, पाकिस्तान का सिंध, यहाँ पर कच्छ। अब देखो लैंड बाउंड्री आपको दिख रही है, यहाँ पर आगे ऐसे करके खत्म हो गई, यहाँ बाउंड्री खत्म हो चुकी है। इसके बाद आप देखो यहाँ आपको दिख रहा है ये दो हिस्सा, तो जहां पर लैंड बाउंड्री खत्म हुई यहाँ पर एक वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी का नाम है सरक्रीक। अब सरक्रीक वो जगह है जहां से एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मुंबई अटैक्स हुए थे, वो मुंबई अटैक भी यहाँ पे करवाए गए थे। जो अजमल कसाब की इंडिया में एंट्री हुई थी वो भी इसी रूट से हुई थी। सरक्रीक से उसने एक नाव पे कब्जा किया था, कुबेर नाम की, उस पे चढ़ के उसने इंडिया के ऊपर कब्जा किया था, इंडिया में अटैक किया था मुंबई के ऊपर उस नाव के ऊपर कब्जा करके। और उसकी वजह से इंडिया ने कितने लोगों की जान गंवाई। तो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, जहां से अक्सर ये थोड़ा सा दलदली भी हो जाता है कुछ टाइम तक। तो फिशरमैन को मार के या उनकी शिप्स पे कब्जा करके कई बार आतंकवादी इंडिया एंटर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यहाँ से ड्रग्स की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा होती है, जो एक मेजर कंसर्न है। तो इसलिए पहले तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत रेलेवेंट है। और भारत का कहना है कि सरक्रीक को लेकर जो विवाद है वो इसलिए है कि भारत का कहना है कि देखो सरक्रीक है, लैंड बाउंड्री खत्म हुई यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है लैंड बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो गई, इसके बाद एक वाटर बॉडी आ गई। तो भारत का कहना है कि इंटरनेशनल प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल का नाम है थालवेक प्रिंसिपल। तो थालवेक प्रिंसिपल के हिसाब से जैसे लैंड बाउंड्री यहाँ पर खत्म हुई, अब वाटर बॉडी शुरू हुई, तो वाटर बॉडी के बीचों बीच जो उसका डीप मिड चैनल बाउंड्री है वहां से बाउंड्री बनाई जाती है। तो भारत का कहना है आधा हमारा आधा आपका, ठीक इस वाटर बॉडी के बीच में हम एक लाइन खींचते हैं, जो इंडिया का क्लेम है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा क्रीक जो है यही हमारा, ये पूरा का पूरा हमें चाहिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें। तो इससे दोनों के बीच में झगड़ा है। तो भारत जो है वो कहता है कि हमें इसको इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, यानी थालवेक प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रिंसिपल जो ये कहता है कि अगर कहीं पर नेविगेबल वाटर बॉडीज हैं, दो देशों के बीच में नेविगेबल वाटर बॉडीज है, तो नेविगेबल वाटर बॉडीज के बीच में से मिड चैनल बाउंड्री बनती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है लैंड बाउंड्री खत्म होने के बाद, तो एज पर थालवेक प्रिंसिपल जो नेविगेबल वाटर बॉडी होती है उसके बीचों बीच बाउंड्री डिसाइड होती है। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है कि हम इसको मानते ही नहीं। पाकिस्तान क्लेम करता है क्या कि कंप्लीट जो सरक्रीक है वही हमें दे दो, पूरा पूरा क्रीक इसे चाहिए। तो इसलिए विवाद यहाँ पर बना हुआ है। अब आप सोचोगे कि इतने से एरिया के लिए इतना झगड़ा क्यों। तो देखिए सरक्रीक के से जुड़ी हुई एक और चीज है। सरक्रीक पे जिसका कब्जा होगा उसी के कब्जे में आएगा बाकी का रीजन। ये जो इलाका है ये आपको देखिए, अगर यहाँ से बाउंड्री बनती है रेड वाली जो इंडिया का क्लेम है,
अगर इस क्लेम के हिसाब से बाउंड्री सेटल होती है तो ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हो समुद्र का, ये पूरा इलाका आएगा इंडिया के ईईजेड में, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। यानी अगर यहाँ कोई भी पेट्रोल, गैस, कोई संसाधन, कोई रिसोर्स मिलता है तो वो भारत का होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के क्लेम के हिसाब से यहाँ से बाउंड्री बनाई जाए तो ये पूरा इलाका आ जाएगा पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो यहाँ पर जो भी ऑयल, गैस कुछ भी प्राप्त होगा वो पाकिस्तान का होगा। इसलिए भयंकर विवाद है सर क्रीक को लेकर, और रिसेंटली भी न्यूज में लगातार बना हुआ है। हालांकि बहुत छोटा सा एक वाटर बॉडी है ये, लेकिन इसके जो प्रभाव है, इसका जो इम्प्लीकेशन है वो सिक्योरिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर आतंकवादी या ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। दूसरा एस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है ओपीएम ट्रेड को लेकर, जो एक मेजर कंसर्न है। तीसरे कंसर्न की हम बात करें, जो आगे यहाँ पर एक कंसर्न आता है, वो क्या है बताइए? ओपीएम के बाद क्या कंसर्न आता है? तीसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यानी ईईजेड, यानी जो यहाँ पर रिसोर्सेज होंगे, पेट्रोलियम, गैस, अगर कभी यहाँ पे खनन करके मिला समंदर में तो किसका होगा? तो अगर मिड चैनल बाउंड्री होगी तो यहाँ तक रीजन इंडिया का होगा। अगर पूरा ही क्रीक पाकिस्तान को मिल जाता है तो आगे का हिस्सा पाकिस्तान का हो जाएगा। तो रिसोर्स के लिहाज से, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से सर क्रीक बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ लोकेटेड है? तो गुजरात में, सिंध और कच्छ के बीच वाला हिस्सा, देयर इज सर क्रीक। आई होप दिस इज द क्लैरिटी यू हैव गॉट फ्रॉम दिस टॉपिक। अब जरा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो एक बार मैप फिर से देख लो। अब आप लोग पूछोगे सर क्यों ही बाउंड्री कितनी कहानी है? तो देखो, लैंड बाउंड्री जो होती है ना, ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पर बॉर्डर जो है वो सेटल्ड है, ये बाउंड्री डिसाइडेड है, एक तरफ हमारा इलाका, एक तरफ आपका इलाका। लेकिन इसके बाद जब वाटर बॉडी स्टार्ट हो रही है तो वाटर बॉडी में नियम नहीं चल सकता वैसे, क्योंकि वाटर बॉडी तो बह रही है पानी, तो वहां से आप बीचों बीच बाउंड्री तो नहीं बना सकते ना। मतलब जैसी बाउंड्री वैसे नहीं बना सकते, बीचों बीच ही सॉल्यूशन बेस्ट होता है कि आप यहाँ से आप सीधा एक मिड चैनल बाउंड्री बनाओ। तो भारत का कहना है बीचों बीच बाउंड्री बनाओ। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तान का कहना है कि पूरा पूरा क्रीक ही हमें दे दो। तो इसलिए विवाद यहाँ पर है सर क्रीक को लेकर। सर क्रीक का डायमेंशन क्या है, क्या इसका रेलेवेंस है, ये आपको पता लग गया। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला पॉइंट आता है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था आईनी एयरबेस के बारे में। आईनी एयरबेस, आईनी एयरबेस कहाँ पर है? तो देखिए, भारत से ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए इंडिया का मैप है, जम्मू कश्मीर। ये हिस्सा पता है क्या कहलाता है? ये हिस्सा कहलाता है वखान कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर? वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर वो इलाका है जहां पर इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री टच करती है। लेकिन अभी इस इलाके पे क्योंकि पाकिस्तान का कब्जा है पीओके के ऊपर, तो हमारी बाउंड्री वहां तक पहुंच नहीं पा रही। लेकिन जैसे आप वखान कॉरिडोर क्रॉस करते हो तो पहली कंट्री जो आपको मिलती है वो है तजिकिस्तान। अब सेंट्रल एशिया में असल में 5 कंट्रीज हैं: तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो 5 देश जो है सेंट्रल एशिया के, वो 1990 के बाद ही बने हैं। पहले ये पूरा का पूरा यूएसएसआर का इलाका हुआ करता था। यानी आज के रशिया को हम पहले के यूएसएसआर कंपेयर करें तो उसी समय यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो भारत ने यहाँ पर 2 एयरबेस, एक ऐनी और एक और फारखोर की बात की जाती है, 2 एयरबेसेस की बात की थी। ऐनी एयरबोस 90s में बन के लगभग बनाना शुरू किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, तजिकिस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद चाइना और रशिया का प्रेशर पड़ा और इंडिया ने 2018 के आसपास से तो आईनी एयरबेस लगभग खाली कर दिया था, ये ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन आईनी एयरबेस है कहाँ पर? तो पहली बात तजिकिस्तान में है। ये इकलौती भारत की एयरबेस थी जो भारत के बाहर स्थित थी। यानी भारत बाहर से भी पाकिस्तान के ऊपर कभी मौका पड़ता तो हम हमले कर सकते थे, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है ये। हालांकि इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं ताजिकिस्तान के साथ, वो एयर स्ट्रिप तो अभी भी है। तो अगर आप देखें तो डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली अगर कभी भविष्य में ऐसी संभावना बनती है तो भारत एक सिक्योरिटी पैक्ट स्ट्रांग अगर तजिकिस्तान के साथ करे और वो एयरबेस दोबारा एक्टिवेट हो जाए तो भारत के लिए एक बहुत स्ट्रांग सेंस, एक बहुत स्ट्रांग कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकती है। कहाँ पर? तो इट्स इन तजिकिस्तान। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आईनी एयरबेस की। क्लियर? ठीक है। तैनी आईनी और कौन सा? फारखोर। तो भारत लगातार सेंट्रल एशिया के देशों के साथ संबंधों को डेवलप करने के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। उन्हीं प्रयासों में एक कदम है आईनी एयरबेस के साथ रिश्तों को बढ़ाना। और हालांकि आईनी एयरबेस हमने खाली कर दिया, क्यों खाली किया? ताकि ताजिकिस्तान को भी कोई सोवरेंटी का कंसर्न ना हो। लेकिन अभी हमारी नेगोशिएशन चल रही है, भविष्य में देखते हैं क्या होता है। इसी हिस्से में एक और चीज जो न्यूज में है वो है चाबहार का पोर्ट। चाबहार को लेकर क्या हुआ? चाबहार को लेकर यह बात हुई कि भारत को चाबहार में ऑपरेशन करना था। चाबहार पोर्ट किस देश में है? तो ये ईरान में है। बार बार आपने न्यूज में सुना होगा। अभी रिसेंट न्यूज क्या आई है? वो ये आई है कि इंडिया को 6 महीने का वेवर मिल गया यूएस सैंक्शंस के ऊपर, कि अभी जो अमेरिका के सैंक्शंस के ऊपर लगे हुए हैं अगले 6 महीने तक भारत पे अप्लाई नहीं होंगे।
लेकिन ये कहानी क्या है, देखिए ईरान के ऊपर अमेरिका ने लगा रखा है सैंक्शन। उस सैंक्शन का नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। काटसा के तहत ईरान के साथ कोई भी अगर कंपनी संबंध बनाती है, ट्रेड करती है, व्यापार करती है, तो ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी उसको। फिर चाहे डॉलर्स चाहिए हो या यूरोप में या अमेरिका में ट्रेड करना हो, तो फिर उसके लिए संभव नहीं रह जाएगा ये। और इंडिया ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम चाबहार का पोर्ट डेवलप करेंगे। चाबहार का पोर्ट क्यों डेवलप करेंगे? क्योंकि चाबहार का पोर्ट डेवलप करने के बाद भारत को चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान में जाने का रास्ता मिल जाता। क्योंकि अगर आप गौर करो तो भारत को अगर अफगानिस्तान जाना है तो हमें पास, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो यहाँ पहुंचने का जो रूट है वो रूट आपको पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अगर हमारे पास यहाँ तक कब्जा होता तो वखान भी के थ्रू भी हम जा सकते थे, पर अभी तो सिस्टम है ही नहीं। तो पाकिस्तान आपको कभी घुसने देगा नहीं अफगानिस्तान में, तो एक रूट बनाया गया था। यहाँ चाबहार पोर्ट को डेवलप किया गया भारत के द्वारा, और यहाँ चाबहार से फिर आप जाहिरान तक आपने ये आपने एक रेलवे लाइन और रोड कंस्ट्रक्ट किया। फिर जरान से दिलाराम तक आपने हाईवे बनाया, और इसके थ्रू भारत पहुंचा अफगानिस्तान के अंदर। तो भारत क्या कर रहा था, अफगानिस्तान में डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर रहा था। हमने लगभग 3 बिलियन तक निवेश किया, जिसमें हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, हमने उनके लिए डैम्स के ऊपर काम किया, हमने इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल वहां पे खोला, कई इन्वेस्टमेंट भारत ने करी, हाईवेज बनाए। और अफगानिस्तान में उस समय शासन था, शासन तो था वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट का, तालिबान नहीं थी, और अमेरिका का आशीर्वाद उनको प्राप्त था। तो क्योंकि अफगानिस्तान को भारत डेवलपमेंटल असिस्टेंस दे रहा था और वो काम पूरा करने के लिए भारत को रूट चाहिए था, और वो रूट था थ्रू चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट तक पहुंचने के लिए, और चाबहार पोर्ट के थ्रू अगर भारत जाना चाहे अफगानिस्तान, तो चाबहार पोर्ट पे भारतीय कंपनी को काम करना पड़ेगा, भारत को काम करना पड़ेगा। इस बीच इस बात को समझते हुए अमेरिका ने भारत को पहले भी काटसा सा वेवर दिया हुआ था कि भाई अगर भारत ईरान के चाबहार पर काम करेगा तो कोई बात नहीं, काटसा अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हाल के समय में ट्रंप ने फिर वो वेवर हटाने की बात की थी। हालांकि पिछले टर्म में उन्होंने भारत को वेवर प्रदान किया था, उसको जारी रखा था, लेकिन बीच में न्यूज आई थी, अगर आपने चैनल फॉलो किया तो हमने 2-3 हफ्ते पहले डिस्कस किया था कि वेवर हट गया है। लेकिन क्योंकि वेवर का टाइम खत्म हो गया था, उसको रीस्टार्ट नहीं किया गया था। लेकिन अब दोबारा बोला गया कि 6 महीने का वेवर हमें मिल चुका है। तो ये चीज डेवलप की गई थी, किस लिए? चाबहार की भाई एक तो हम शाहिद बेस्ती पोर्ट यहाँ पर डेवलप करेंगे, जिसके तहत हम अफगानिस्तान जा पाएंगे, आगे जाके सेंट्रल एशिया और रशिया भी पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आप गौर करो तो यहाँ से भारत ने प्लान बनाया था एक रूट का। मैं आपको फुल मैप में दिखाता हूँ क्या कहानी थी। ये देखिए, जैसे भारत ने प्लान ये किया था कि हम यहाँ से जाएंगे ईरान, और यहीं से होते हुए, सॉरी रूट गलत हो गया थोड़ा मेरा, यहाँ से ऐसे होते हुए हम रशिया पहुंच जाएंगे। इस रोड का नाम था INSTC कॉरिडोर। फिर हमारा प्लान यही था कि यहाँ से अफगानिस्तान और यहाँ से हम सेंट्रल एशिया में एंटर कर जाएंगे। तो ये 3 रूट भारत ने प्लान किए थे थ्रू ईरान। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है चाबहार का पोर्ट। तो चाबहार यहाँ आ गया, तकदीर भी पता ही है वो कहाँ पर है। तो ये हो गई चाबहार की कहानी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं साइप्रस की। साइप्रस के बारे में हाल में कई चीजें सामने आई हैं। साइप्रस को लेकर भारत के विदेश मंत्री हों या साइप्रस ने खुद का सारी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि हम इनकी सोवरेनिटी का, संप्रभुता का सम्मान करते हैं, और साइप्रस ने कहा कि हम टेररिज्म पर, काउंटर टेररिज्म पे कोलैबोरेट करेंगे। क्योंकि उनका कहना था कि हमें बहुत दुख है कि भारत के साथ जो आतंकवाद के केस में जो भारत को झेलना पड़ रहा है, उसको हमें रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, उस पर हम भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। तो इस बारे में मुद्दा आता क्यों है? देखो देखो हुआ ये है कि साइप्रस एक कंट्री है जो EU की मेंबर है, और साथ ही ये कॉमनवेल्थ की भी कंट्री, इट्स एन EU मेंबर। साइप्रस इज एन EU मेंबर। और साइप्रस एक ऐसी कंट्री है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। असल में 1970s में टर्की ने इसके आधे देश के ऊपर कब्जा कर लिया था और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो अभी 2 साइप्रस हैं, एक है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जिसकी भारत भी बात करता है, दुनिया भर में सबको पता है, और एक है नॉर्दर्न साइप्रस, जिसको केवल तुर्की इंडिपेंडेंट मानता है, बाकी सब मानते हैं कि ये लगभग जो ऑक्यूपाइड है वो है तुर्की के द्वारा। तो देखो, ये आइलैंड है साइप्रस का, मेडिटेरेनियन सी के अंदर लोकेटेड है ये पूरा का पूरा देश। ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। अब देखो यहाँ इसके बीच में आपको देख रहे हो कि ये बाउंड्री, यहाँ पर UN की बफर जोन है, UN बफर जोन। यहाँ पर UN की पीस कीपिंग फोर्सेस है, ताकि इसको सेफ सिक्योर रखा जा सके। इधर जो आप देख रहे हो ये हिस्सा, ये वाला जो रीजन है, क्रीमिया का रीजन, इसे कहते हैं नॉर्दर्न साइप्रस। नॉर्दर्न साइप्रस के ऊपर 1970s में कब्जा कर लिया था टर्की ने। उसने अभी तक अपना कब्जा यहाँ जमा के रखा हुआ है। नीचे का सदर्न साइप्रस जो इंडिपेंडेंट है,
इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो इनका कहना है कि भाई ये इलाका हमारा जो कब्जे में तुमने किया हुआ ना, एक दिन हम वापस लेंगे। तो भारत ने देखा कि तुर्की के साथ बहुत दोस्ती है पाकिस्तान की, तुर्की की इस दोस्ती को काउंटर करने के लिए भारत ने कहा अच्छा भाई देखते हैं तुम्हें भी। तो तुर्की का जो अप्रोच है उसको काउंटर करने के लिए भारत ने साइप्रस के साथ रिलेशंस और स्ट्रांग करने स्टार्ट कर दिए। इंडिया ने इनके साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी स्ट्रेंथन करनी स्टार्ट कर दी। जो हमारे काम की चीज़ है वो क्या है, एक साइप्रस की लोकेशन, दो देश कौन कौन से हैं, रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस जिसको केवल एक ही देश मान्यता देता है विच इज तुर्की। नीचे की तरफ आ गए रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके विवाद किसके साथ है, तुर्की के साथ है, क्योंकि उसका आधा देश इन लोगों ने चीन के कब्जे में कर रखा है। अब ये इकलौती ऐसी कंट्री है साइप्रस जिसमें निकोसिया नाम का जो कैपिटल है, ये कैपिटल भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, आधा नॉर्दर्न में आधा साइप्रस में। तो इसलिए ये इलाका थोड़ा न्यूज में रहता है। और भारत अचानक से यहाँ पर किस किस चीज पे कोलैबोरेट कर रहा है, कोलैबोरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म एंड डिफेंस, जिसमें हमने बोला कि भाई ब्रह्मोस आकाश हम आपको बेचते हैं। थोड़ी इर्दुगन साहब को जो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है वो थोड़ा उनको थोड़ा शांति मिले फिर। तो इसलिए इंडिया भी काउंटर टेररिज्म, डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर लगातार रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। तो रिसेंट टाइम्स में फॉरेन मिनिस्टर्स की विजिट भी काफ़ी हुई, क्योंकि ईयू का मेंबर भी है, तो वहाँ भी हम वाया साइप्रस ईयू के साथ भी संबंधों को और डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस लिहाज से साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइप्रस में नॉर्दर्न साइप्रस, यूनाइटेड नेशंस बफर जोन और एक ऐसा देश जहाँ पर इवन यूके की सोवरेन बेस है, तो वो सब का ध्यान रखिए कहाँ पर है, तो साइप्रस में है। ठीक है, इस मैप में आप देखेंगे तो और क्लियर आपको दिखेगा। नॉर्दर्न साइप्रस जिसको केवल टर्की मानता है, इधर आपका रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ये आपका जोन यूएन वाला है जहाँ पर यूएन की फोर्सेस भी रहती हैं पीस कीपिंग के लिए। कहाँ पर है मैप में, तो आपको दिखेगा ये है टर्की के ठीक सामने छोटा सा आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, चलो एक और न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है आसियान का एक्सपेंशन। तो आसियान में 10 देश हैं। आसियान 10 देशों का एक समूह है। जो 10 देश कौन कौन से हैं, दे आर, सिंपल फॉर्मूला है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। अब लेकिन इसमें नया देश जुड़ गया है, तिमोर लेस्ट। तो CLMVT SIMPBT यानी अब टोटल मेंबर हो चुके हैं 10 मेंबर्स प्लस 1 इज इक्वल टू 11 मेंबर्स हो चुके हैं। किसके, तो आसियान के। तो आपसे अगर आप पूछे क्या तिमोर लेस्ट इज पार्ट ऑफ आसियान, तो यस इट इज। 2025 में इसने ज्वाइन किया है आसियान को। तिमोर लेस्ट एक छोटी सी कंट्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आसियान में कितने मेंबर्स हैं, 11 कंट्रीज हैं। और भारत के संबंध उतने स्ट्रांग भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि ज़रा बहुत छोटी सी कंट्री, हाल नहीं आज़ाद हुई है, पर इसने आसियान को ज्वाइन कर लिया, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता। ठीक है, और बात रही जो PDF अगर आपको चाहिए तो आप ऑब्वियसली हमारे इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके PW की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर चलते हैं मैप पे, ताकि ये देखें कि आपको चीज़ें याद भी हैं या नहीं। INSTC कहाँ है, चाबहार कहाँ पर है, पता है आपको। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे बताइए कि आईनी एयरबस कहाँ पर थी, वो आपको पता होना चाहिए। साइप्रस आपको छोटी सी आइलैंड यहाँ पे दिख रही है, ये है साइप्रस। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको फिर दिखे एक बार। साइप्रस यहाँ छोटा सा आइलैंड है साइप्रस का ऊपर। ठीक है, साइप्रस भी देख लिया हमने। तो इस तरह से हमने इसको रिवाइज कर लिया। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।